बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। UK 44 स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी और आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब से। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा लीडर भी हैं और मुझे हमेशा उनसे बात करके बहुत मज़ा आता है, इसलिए कि वो बातों का जवाब दो टोक देते हैं। इधर उधर की घुमा फिरा के बात करने की बजाय सवाल की जिस्ट को समझते और फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं। इसहाक़ डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात किए हुए बहुत अरसा हो गया और कोशिश हम करेंगे कि इस मुख्तसर वक्त में जितनी भी ज़्यादा आपकी इन इश्यूज़ के ऊपर राय हम नाज़रीन तक पहुँचा सकें। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, इसके हवाले से आपकी जो भी खिदमात हैं उनका एतराफ़ करने की बजाय PTI की लीडरशिप ने आपको हदफ़े तनकीद बनाया हुआ है और ये तक कहा कि आप जाते हुए इकॉनमी के नीचे जो है वो टाइम बम नस्ब करके गए हैं जो अब तक फट रहे हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस सर? बुखारी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पीटीआई का वतीरा है जी कि हर अच्छी चीज़ को बुरा कहना। दुनिया की जो आलमी अदारे हैं मालियाती, उन्होंने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली तो हमने 5 दिन में बजट पेश किया, 1 महीने में हमने IMF का प्रोग्राम साइन किया। वो प्रोग्राम हमने पहली दफ़ा पूरे 12 क्वार्टर पाकिस्तान की तारीख में तमाम 12 रिफॉर्म्स क्वार्टर मुकम्मल किए। और सितंबर 2016 में पाकिस्तान, जिसको 2013 में ये कहा जा रहा था कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल कंट्री है, ये 6 या 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा, और तमाम बैनुल अक़वामी अदारों ने, वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब ने पाकिस्तान को एक नया डॉलर देना बंद किया हुआ था। जनरल इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि एक 3 तरह साल से की हम इकोनॉमिकली कारकर्दगी। आइसोलेशन का शिकार थे उस वक्त। जी जी, वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। वो पाकिस्तान तो डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान उस वक्त वाज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री। ठीक। तो वो बहुत ही हमारी यानी बड़ी सम सिचुएशन थी। हाई इन्फ्लेशन थी, लो ग्रोथ थी, इनकम स्ट्रीम बहुत कम बढ़ रही थी। तो हमने, बुखारी साहब, अल्लाह के फजलो करम से 3 साल में अपने पाकिस्तान को हम वहां ले गए मुआशी तौर पे कि जहां पाकिस्तान की हर तरफ तारीफें शुरू हो गई। ये कहा गया कि अपना एक्नॉलेज किया गया, यू नो इंटरनेशनल जितने भी मालियाती अदारे थे उन्होंने जी एक्नॉलेज किया। जी जी, अब रेटिंग आप मैं वो आपने साल में जो जो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद पाकिस्तान को जो मेन था कि जी पाकिस्तान को ये प्रोजेक्शन के तौर पे प्राइस वाटर हाउस कूपर जो बैन अवी अदारा है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान के हवाले से बाकी मुल्कों की थी, कि जी ये 2030 तक पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बन जाएगा। और जो ग्लोबल क्लब है G20 जिसे कहते हैं, ये उसका मेंबर हो जाएगा, जिसका ठीक। इंडिया मेंबर है ऑलरेडी। तो यानी हमारे लिए ये था कि हम पूरी कोशिश करें कि 20-30 से 2-4 साल पहले पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो ये तो हकीकत है, इसको ये कोई छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान इन 5 सालों में, और खुसूसन 4 सालों में जब तक मियां नवाज शरीफ थे, पाकिस्तान ने यानी लोएस्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आ गई, महंगाई कम तरीन, इन्फ्लेशन 1% थी जो आज आप देख रहे हैं। आपका इंटरेस्ट रेट कम तरीन था, 6.25% था। आपके जो रेवेन्यू ग्रोथ थी डबल हुई 5 साल में। आपका जो स्टॉक मार्केट थी दुनिया की 5वीं, साउथ एशिया की नंबर 1 पे आ गई। आपकी करेंसी मोस्ट स्टेबल थी। जी डॉलर को जी आपने जी। कैसे स्टेबलाइज रखा था जी, मुझे ये बताएं। आज हम भुगत रहे हैं, सारा कुछ देखिए, जो है वो आपके सामने है। जब आपको याद होगा कि 1998 में जब डेटोनेशन हुई, एटमी धमाके, तो पाकिस्तान की करेंसी, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, ठीक। पाकिस्तान की करेंसी शूट करके 69 पे चली गई थी। और सरताज जी सब के बाद हफीज पाशा साहब आए, लेकिन करेंसी रुकने का नाम नहीं लेती थी। और फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई और अल्लाह के फजल से वो फिर 52 पे वापस आई। इसी तरह जब 2013 में आए तो ये 111 तक पहले चंद हफ्तों में गई। और फिर इसको हम वापस, शेख रशीद साहब ने कहा जी अगर ये 100 से नीचे आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा सियासत से और असम्बली से। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको वापस हम लाए। तो बात यह है कि हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट देखने हैं, हमें दूसरे अदारों से डिक्टेशन नहीं लेनी। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे मईशतदान कह लें, हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट सो कॉल्ड, वो कहते थे जी कि ये अगर डॉलर को स्लाइड कर दिया जाए, जो कि जुबान थी
यानी बैनुल-अक़वामी अदारों की, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। आज पाकिस्तान में जो हालत है, जो रुपया जहाँ जा चुका है और जहाँ महंगाई की हालत है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो हमारी 2018 तक अभी भी नहीं पहुंची। यानी ये हमारा है। आपने जो बारूद सुरंगी सुरंगे की बात की कि जी एटम, क्या आपने कहा जी, बॉम्ब लगा गए थे अंडरग्राउंड, इस तरह की आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। जी मैंने तो कहा था कि वो बुखारी टाइम साहब, बॉम्ब्स लगा के गए आप। टाइम बॉम्ब, ये एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक एडवाइजर होते थे, और वो आजकल तो कहीं और पढ़ा रहे हैं। जी ये और एक और साहब हैं, ये दो बंदे थे जो इंटेलेक्चुअली पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करते रहे हैं। और ये इन्हीं के अल्फाज हैं कि जी बारूदी सुरंगें लगा गए, और ये उनके अल्फाज हैं, नॉट पीटीआई के, न बाद में अडॉप्ट किए होंगे। ये वो साहब है जो कहते थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन्होंने कम से कम मुझ समेत 4 फाइनेंस मिनिस्टर के साथ काम किया। ये कहते थे जी मुझे डाटा दे, मुझे बताएं कि मंदिर बनाना है या मस्जिद बनानी है। ठीक, और मुझे याद है। इनकी नाराजगी है जी, नाराजगी हमारे साथ ये थी कि जी पीआईए का डायरेक्टर, कहीं इनका नाम उस वक्त के एविएशन एडवाइजर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डाल दिया, और मियां नवाज शरीफ ने इनकी बैकग्राउंड को जानते हुए काट दिया। तो उसमें ये नाराज हो गए। तो बात ये जी, हम थोड़े छोटे पैटी इश्यूज के ऊपर हम पर्सनल हो जाते हैं। मैंने तो इनको उनको उन साहब को इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में रखा था। मैं जो क्रिटिक्स थे, मैंने उन सबको रखा था अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो क्योंकि आप खुल के अपनी तनकीद भी सुने, अपने मशवरे भी सुने, ये कलेक्टिव विजडम तो के साथ फैसले लोग करने चलते हैं। आसान हो जाते हैं और तो सही फैसला कर पाता है जी आदमी। जी जी, ये तो ये मेरा ख्याल है, हमें ऐसी चीजें जो है जी वो हमने देखी है कि अल्लाह का फजल है कि जी पाकिस्तान एक टेक ऑफ करती मैशत थी। 5.8% पे इसकी जीडीपी ग्रोथ चली गई थी, और हम एम कर रहे थे 7-8% लेके जाने के लिए। लेकिन आपने देखा कि 2016 से जो पाकिस्तान में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैं कहूंगा जो इंट्रीग्स हुई, डॉन लीग की इंट्रीग हुई, फिर पनामा लीग की इंट्रीग हुई, फिर नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा, उससे पाकिस्तान की मैशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। सी पैक का मंसूबा जो जी है वो आपकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा मंसूबा था। किसी ने इसको विसल ब्लोअर कहा, किसी ने इसको गेम चेंजर कहा। यकीनी तौर पे अगर जी आप उसकी तफसीलात देखें तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि IMF की तरफ से ये कंडीशन भी लगाई जा रही है कि आपने चाइना को इस एग्रीमेंट में जो मराहत दी थी या जो टैक्स की छूट दी थी वो वापस लें। क्या ये इस मंसूबे को तबाह करने की साजिश का एक हिस्सा नहीं है? 46 बिलियन, 40 बिलियन का ये टोटल पैकेज था नंबर 1 फेज में। बाद में सूबों के लिए 10 बिलियन ऐड हुआ। 46 बिलियन में बुखारी साहब $34 बिलियन सिर्फ बिजली पैदा करने के मंसूबों के लिए प्राइवेट सेक्टर में थे। बिल्कुल ठीक। और वो हुकूमत पाकिस्तान ने लोन नहीं लेना था। 12 बिलियन जो बकाया था, उसमें 6 बिलियन जो था वो रेलवे अपग्रेडेशन के लिए थे, चाइना बॉर्डर टू कराची, जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ। 3 बिलियन गवादर के लिए थे। और जो लाहौर से कराची मियां नवाज शरीफ की एक ड्रीम थी कि पूरे मुल्क को मोटर से कनेक्ट करना है, उसके अंदर एक सेगमेंट थी जो बीओटी में नहीं हो सकती थी, वो थी मुल्तान सकर। तो उसके लिए 3 बिलियन था। ये टोटल सी पैक था जी। अब जब हम खुद कहेंगे, हमारे पॉलिटिशियन कंटेनर पे चढ़ के तकरीरें करेंगे कि जी सी पैक जो है ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लोन्स हैं, ये 8% पे डॉलर बोरो किए जा रहे हैं। मुझसे IMF कहता था जी हमें जरा सी पैक का मुआहदा दे। मैं कहूँ हु द हेल यू आर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर साहब, तो फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आगे पीटीए की हुकूमत, हमारे दोस्त चले गए IMF को मुआहदा करने। पहले 1 साल तो फैसला नहीं हो सका, खुदकशी करनी है कि IMF के पास जाना है या दोस्तों के पास जाना है। सर चले गए वहां। उन्होंने कहा जनाब पहले तो सी पैक की तफसील देना हमें। आप कहते थे कर्जे इनको देनी पड़ी। उसके बाद कहा जी सर ये 8% नहीं, वो तो अब चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारे दोस्त आ चुके थे और जो चेक किया था वो 2% थी। तो इनको वो भी फिर वाशिंगटन में बयान देना पड़ा कि जी उसकी जो कॉस्ट है 2% है। मतलब इसाकदार को एंडोर्स किया हमारे मेरे बाद आने वाले पीटीआई के वजीर खजाना ने कि जी 2% कॉस्ट है। ये हम अपने मुल्क को जब इस तरह का सियासत, घटिया सियासत करते हैं तो उसके नतायज फिर यही होते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें एज ए सॉवरन कंट्री इस तरह झुक नहीं जाना चाहिए। हमने भी प्रोग्राम किया, पाकिस्तान की तारीख में एक प्रोग्राम हुआ है बुखारी साहब जो मुकम्मल हुआ है IMF का। ये 12 क्वार्टरली रिफॉर्म्स होते हैं जो आप एग्री करते हैं।
ठीक। हमने एक भी मिस नहीं किया। हमने प्रोग्राम पहली दफा तारीख में मुकम्मल किया, और एमडी जो है आईएमएफ की, उसने पाकिस्तान में विजिट किया। उसके जो नंबर 2 थी, जो आजकल फाइनेंस मिनिस्टर श्री मुलानी इंडोनेशिया की, उसने विजिट किया। जो उसकी सक्सेसर थी, उसने, जो आजकल आईएमएफ की एमडी है, उसने विजिट किया। मेरा मतलब है कि वो एक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की वजह से था ना। हमारी कोई दोस्तियां तो नहीं है जाती, ये तो मुल्क का रिलेशनशिप होता है। छह डॉक्टर बिलियन साहब, आप डॉलर का इसकी टोटल। तस्दीक फरमाएंगे कि चाइना की तरफ से भी बड़ी रिजर्वेशंस का इजहार किया गया, ये रवैया जो इस वक्त हमारी हुकूमत ने इख्तियार कर देखें, रखा था? जो मेरी इतलात हैं, क्योंकि 46 बिलियन के बाद जब सूबे ने कहा मियां नवाज शरीफ को कि जी आप हमारे लिए भी स्पेशल, मतलब कराची में कराची सर्कुलर रेलवे का जापान का ओरिजिनल था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो आप हमें चाइना से दिलवाएं। खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हमें छोटे डैम्स के लिए। फिर एजेके ने कहा। फिर ये अपना पंजाब में मियां शहबाज शरीफ ने कहा ऑरेंज ट्रेन के लिए। तो मियां नवाज शरीफ ने फिर उनसे दोबारा बात की, और 10 बिलियन का पैकेज एक या और तय हुआ, ऐड यानी हुआ टोटल उसमें। 56 बिलियन तो उसमें ऐड हुआ। तो बात यह है कि जब पाकिस्तान में ये सारी बातें हुई, तो जो चाइना ने इनिशियली जो फाइनेंसिंग की, वो मेनली प्राइवेट सेक्टर में है। मैंने आपको बता दिया कि या गवादर का पब्लिक सेक्टर में इस्तेमाल हुआ 3 बिलियन, या 3 बिलियन जो है कराची लाहौर मोटरवे में सखर मुल्तान सेगमेंट के लिए हुआ। जी जी। तो वो उन्होंने अपना, मेरी इतला ये है कि हाथ खींच ली। और कुछ रिस्पॉन्सिबल चाइनीज जो है वहाँ के सेटअप में जो एडवाइजर हैं पाकिस्तानी लोग, और जो उन्होंने मुझे लंदन में बताया कि वो बहुत ही अपसेट है जो कुछ पाकिस्तान उसको बदनाम किया गया, और जिस तरह उसके खिलाफ कैंपेन की गई। अब ये हुकूमत भुगत रही है, और हम भुगत रहे हैं, पाकिस्तान भुगत रहा है। ये तो हो गया जी मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू। अब आ जाए जरा थोड़ा सा जी। महंगाई का तूफान जो आवाम के लिए अजाब बना हुआ है, इसकी वजूहात भी आप मुझे बताएं, और आप मुझे बताएं कि जो कंटेनर पर खड़े होकर इतने लंबे चौड़े दावे और वादे किए गए थे, और हर एक के आगे एक यू टर्न खड़ा हुआ है, अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? गरीब आदमी की ज़िंदगी का आप तो तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि आपने मुल्क के इतने बजट बनाए। देखिए बुखारी साहब, इसमें मोटी मोटी 4-5 चीजें हैं, मैं आपके तवज्जो से अर्ज कर देता हूँ। जी जी। एक तो यह है कि इन्होंने हमने 5 साल में पाकिस्तान की तारीख में टैक्सेस कलेक्शन को डबल किया था, 1940 अरब से 3850 अरब। ठीक। इन्होंने इन्होंने कहा था, अवाम से कमिटमेंट की हुई है, आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, सब टेलीविजन में मौजूद है, लाइब्रेरीज में, कि इन्होंने कहा था मैं 1 साल में 8,000 अरब पाकिस्तान का डबल करूंगा। यानी पीएमएलएन ने डबल, ये अभी तक 3 साल में ये वो हदफ पूरा नहीं कर सके। पहला साल कोई इंक्रीज नहीं, बल्कि 23 साल के बाद डिक्रीज थी 12 बिलियन की। दूसरा साल थोड़ी सी इंक्रीज, वो भी टेम्पर करके, कि 100 बिलियन के जो टैक्स रिफंड जो कि एफटीआर को देने चाहिए थे, वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी तरफ से दे दिए। अगर 100 बिलियन वापस करेंगे, और जो अभी रिफंड देने वाले थे 70 बिलियन, तो आपको पता चलेगा कि वो भी दूसरा साल भी जीरो परफॉर्मेंस। अभी कुछ ये इस साल कोई 6-7% की इंक्रीज दिखा रहे हैं, अल्लाह करे कि इंक्रीज हो। एक इनका वो मसला था। दूसरा इनका मसला था कि हम एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे। आपको याद होगा जी कि जी। जी 2 लोग होंगे, साइकिल पे ही इन्होंने ऑफिस जाना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस कुछ नहीं होना और था, साइकिल आपकी से तो अब भैंसें हेलीकॉप्टर बेचनी। पे आते हैं ना जी दफ्तर। जी जी, पाकिस्तान में शायद दुनिया में एक वाहिद जो प्राइम मिनिस्टर है जो हेलीकॉप्टर पे अपने ऑफिस में आता है। बाय द वे, ये भी है, हम इतने अमीर मुल्क हैं, एक वाहिद वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वाहिद प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया में कोई और प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर नहीं आता। ठीक। बहरहाल, ये अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं कर सके। रेवेन्यू की तरफ 0% वर्चुअली इंक्रीज पहले 2-2.5 साल में, और एक्सपेंडिचर जो है उसमें करीबन, मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि इन्होंने वो जो वादे किए थे, और फिर कहा था 10,000 अरब का कर्जा हम कम करेंगे। आपको याद होगा जी कि जी याद जो है। डेट था जो 24,900 बिलियन था, 1,900 बिलियन स्टेट बैंक में अभी अनयूटिलाइज पड़ा था, 23,000 था एक्चुअली, 25 ठीक। गिन लेते हैं, चलो 24,900। इन्होंने कहा था मैं 10,000 कम करूंगा। ये लाइबिलिटी स्टेट ने नहीं देनी होती है, प्राइवेट सेक्टर की लाइबिलिटीज है। रुपया देते हैं लेकिन डॉलर देने होते हैं, फॉरेन लोन जो प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक। ये दुनिया में शोर मचाने के लिए कहते थे कि जी 30,000 अरब हमें विरसे में मिला है। अब ये दोनों अकाउंट में जब आप कंपेयर करेंगे तो इन्होंने तबाह कर दिया। जो 25,000 से बिलियन से कम था, मैं अभी डिपॉजिट 1,900 अरब नहीं ले रहा, वो अभी 36,500 रुपए पहुंचा दिया। यानी 11,500 अरब में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इंक्रीज अगर किसी हुकूमत ने, यानी 74 साल का एक तरफ, 40% इन्होंने 2 साल चंद महीनों में ऐड कर दिए। जो 30,000 अरब का ये पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज की बात करते थे, वो ये ले गए हैं करीबन 45,000 अरब पे, और उसमें 15,000 का इजाफा कर दिया। वहां ये अब खुद ही फंस गए, क्योंकि इन्होंने सारी दुनिया में, अमेरिका में भी जाके तकरीर की।
तो बात यह है कि वो 10,000 अरब का जो कम करना था वो भी नहीं कर सके। फिर इन्होंने जो इंटरनेशनल अदारों को प्रोजेक्शन दिए हैं, जो मुझे मेरे पास एक्सेस है, ये आवाम को कौम को तो नहीं बताते, ये उनको लिख के दे चुके हैं कि हम 5 साल में पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है, जो जो 25,000 से कम अरब था, वो हम करीबन 49,000 बिलियन पे ले जाएंगे। ये लेटेस्ट प्रोजेक्शन इन्होंने खुद दी हुई है, डबल यानी कर देंगे। तो इसके साथ आपने देखा कि रुपए को बेकदर कर दिया। कदर बेकदर इसलिए किया कि दो तीन जो हमारे अपने इंटेलेक्चुअल जो आई वुड से डिसऑनेस्टी थी कुछ लोगों की, वो आगे जब टीवी पे कहते रहते थे कि ये पकड़ा हुआ जी डॉलर को 150 पर इसहाक डार आगे नहीं जाने देता, इस वजह से एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं। अब मुझे पता है कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं जी। कर्जे को में हमने करीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर की हिट ले ली है विदाउट टेकिंग $1 एक्स्ट्रा कर्जों में। सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से हमें करीबन 3,000 अरब की दस पड़ चुकी है। और दूसरी तरफ हमने एक्सपोर्ट्स भी अभी हमारे यहाँ जहां हमने छोड़ी थी वहां भी नहीं पहुंचे, यानी उसमें भी कमी आ चुकी है। तो ये फिर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जो हमने 6.25% पे छोड़े थे वो ये 13.25% पे ले गए। ये तो कोरोना की वजह से 7% पे आए हैं, लेकिन करीबन एक साल बुखारी साहब 13.25% पे डॉलर बोरो होते रहे इस मुल्क में। ये क्रिमिनल एक्ट है जिसको हॉट मनी कहते हैं। ये डॉलर लेते थे, उसके बदले में 3 महीने का ट्रेडी बिल देते थे, वो 3 महीने के बाद वो फिर कन्वर्ट करते थे, अपना प्रॉफिट ले जाते थे और फिर दोबारा वही डॉलर दे देते थे। वो अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। तो बात ये है कि जो आपने महंगाई की बात की है, ये मैन मेड महंगाई है पाकिस्तान में। इन्होंने जो डिवेल्यूएशन की उसकी वजह से है, जो इंटरेस्ट रेट आसमान पे लगे उसकी वजह से है, और इनकी इंटेंशन नहीं है। इनके माफिया तो अंदर बैठे हुए हैं। जो चीनी हम 300 अरब की साल में बेचते थे वही क्वांटिटी 600 अरब की बिक रही है। जो आटा 900 अरब का बेचते थे वो ही क्वांटिटी 1800 अरब में पाकिस्तान में बिक रही है। जो बिजली हम आवाम को 1,000 अरब में देते थे वही बिजली अब 2,000 अरब में ये बेच रहे हैं। यानी हजारों अरब आवाम की जेब से निकल रहे हैं। आपकी और गुफ्तगू का उसके कीवर्ड, नतीजे में डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू का कीवर्ड ये हुआ कि ये कोई जी इनएविटेबल महंगाई नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी इस हुकूमत उसकी पॉलिसियों की है। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला 100% जो है वो जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर साहब, तो फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो गुफ्तगू की अब तक, उससे मेरे ख्याल से तो अवामुन नास को पता चल जाना चाहिए कि अच्छी और बुरी पॉलिसियों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से आजकल एक नई दरफुंतनी छोड़ी गई है, ज़रा इस पर तो एजुकेट कर दीजिए हमारे लोगों को। मैं अर्ज करता हूँ जी, जो आपने सवाल ब्रेक से पहले किया था, सिर्फ एक लफ्ज एक सेंटेंस कहूंगा जी जी प्लीज कि प्लीज। करीबन पाकिस्तान के जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं 4,000 अरब के करीब लगभग, जो इनका दूसरा साल हुआ है उससे कम है। करीबन इतना ही पैसा आवाम की जेबों से सिर्फ कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम दे रही है, उन्हीं चीजों का जो वो पहले जितना खरीदते थे। ठीक, बुखारी साहब, मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें गिनवाई हैं, चीनी, आटा और बिजली। आप बाकी चीजों का अगर लगा लेंगे, आपकी जो दालें हैं, आपके जो दूसरी चीजें हैं, जो डेली यूज की कोई गरीब से चीज गरीब ऐसी नहीं है इंसान जी की, जो एसेंशियल चीजों में अद्वियात को आती नहीं हो। छोड़ा, अद्वियात को नहीं छोड़ा। और बदकिस्मती यह है कि इंटेंशन और विल नहीं है, उसको चेक नहीं किया। हमारे हमारे जमाने में 15% दवाइयों की कीमतों में एक दफा इजाफा हुआ था। मुझे याद है कि मियां नवाज शरीफ गॉट वेरी अपसेट। मैंने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसमें 72 घंटे के अंदर वो जो इजाफा था वापस करवाया। तो हुकूमत कोई भी हो, उसकी बहुत ज्यादा इजाफी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि इस तरह की चीजों में जो रोजमर्रा की एशिया है उसमें कोई लूट मार न करे। अब जब सही। माफिया आपके अंदर हो, जिसने आपको 20 साल से ज्यादा फाइनेंस किया हो और उसके आपने कर्ज चुकाने हो, तो फिर यही होगा कि जी 300 अरब चीनी में चोरी होगी, 900 अरब आटे में चोरी होगी, दवाइयों में फ्यू 100 बिलियन चोरी होगी, फिर आपके बिजली में चोरी। ये चीजें जो है ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तो मेरा मतलब है कि वही आज भी मिल ओनर्स हैं, वही लोग हैं, लेकिन इनके जमाने में पूछने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा जो ईसीसी के अलावा जो हर महीने जहां हम अर्करेजी करते थे कीमतों की, आवाम के इंटरेस्ट को वॉच करते थे, एक कमेटी हमने बनाई थी, नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरी कमेटी। ठीक, वो उसका काम ही सिर्फ ये था, मैं उसका चेयरमैन था। उसका तमाम जो सूबाई फूड डिपार्टमेंट्स हैं, जो फूड सेक्रेटरीज हैं, जो फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी है, जो फेडरल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, उसके मेंबर्स थे।
तो हम तो अल्लाह के फजल से मैं तो छोड़ता नहीं था किसी को। हम करीबन 34 मार्केट्स का डाटा आता था हर महीने, और जहां डिफरेंस होता था, आपको याद होगा कि एक दफा ये लोग देखिए जी, माफियाज होते हैं, वो अपना आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको याद है एक दफा आलू की कीमत कहां से कहां चली गई थी, और 70 रुपए पे चली, उनके 100 हो जाएगी। डॉक्टर मैंने उनको साहब अब तो चैलेंज किया था, सूरत हाल, अब तो डॉक्टर साहब मैं सूरत आपको हाल ये वापस है कि लाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जब किसी चीज का नोटिस ले लेते हैं तो अवाम सहम ये तो जाते उल्टा हैं कि हो अल्लाह जाता है। खैर करे, अब बर्बादी होने नहीं वाली जी, है। वो तो उल्टा हो जाता है। वो फिर चीनी जब नोटिस लेते हैं 60 होती है, जब कोई रिपोर्ट शुरू होती है 70 हो जाती है, जब रिपोर्ट आ जाती है 80 हो जाती है, जब कोई एक्शन नहीं होता किसी माफिया के खिलाफ तो वो 100 क्रॉस कर जाती है। तो ये इनका गवर्नेंस का स्टाइल है बुखारी साहब। और ये कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई ओनली इनकॉम्पिटेंस की वजह मुझे से है, खुशी ये हुई है ये करप्शन बात है। आपसे सुन के कि गवर्नेंस का कोई स्टाइल है इनका, वो हमें तो यहाँ नजर नहीं आता, पाकिस्तान हाँ उसको नजर सॉरी, आ आपने, जाइए। मैं माफी चाहता हूँ। स्टेट बैंक के हवाले से देखें, ये जो हम पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा स्टेट नहीं बन सकती। स्टेट ये विद जो इन स्टेट, आज आप इन्होंने, फरमा रहे हैं। जी 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 जी, ये जो खुद मुख्तारी वाला ना, ये कुछ बैरूनी कुफ्तों की, बैरूनी जो है बैन अवी अदारों की, ये बड़ी पुरानी विश लिस्ट है। और हमसे तो नहीं करवा सके, क्योंकि हम डिक्टेशन नहीं लेते थे। हम तो जब सी पैक की तफसील बन हु द हेल यू आर, हमें कहते थे इतने रुपए डिवैल्यू कर, मैंने कहा आप कौन लोग हैं भाई, हमारा प्रोग्राम तय है, हमने हमने उसके अंदर रहना है। तो आप हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ये अनफॉर्चुनेटली ये जो ये कदम ये लेने जा रहे हैं, जो आज मुझे पता चला है कि इन्होंने, कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है, और ये बिल अब ले होगा नेशनल असेंबली में। ये प्रायर एक्शन है, इनको डिक्टेट किया गया है आईएमएफ की तरफ से कि आप ये काम करेंगे तो हम फिर आपसे प्रोग्राम जो सस्पेंडेड है पिछले साल से, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, उसको हम दोबारा आपसे बातचीत शुरू करते हैं। ये डॉक्टर साहब मैं इतनी सिर्फ आपके साथ मफलूज मिलकर दुआ हुकूमत। ही कर सकता हूं कि खुदा करे कि ये कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे पाकिस्तान के कितने बड़े स्टेट इंस्टीट्यूशन की खुद मुख्तारी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। उसको नहीं जी, ये नहीं उसने नहीं, जो अगर फैसले इन्होंने ये करना, मुल्क के बुखारी मुफाद में साहब, करने होते हैं वो किसी बाहर की एजेंसी या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ना करे फैसले। बुखारी साहब, ये जो आज इन्होंने जो कुछ यानी असेंबली में लाने के लिए, बिल पेश करने के लिए जो ड्राफ्ट मंजूर किया है काबीना ने, ये तबाही का रास्ता है। ये ये तो फिर अगर यही करना है तो मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक के इर्द गिर्द कॉर्डन ऑफ करके एरिया को, और उसको लिख दें कि ये फॉरेन टेरिटरी है। भाई आप अपना कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होगा। आप जिसने जिसने पाकिस्तान की फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी का जो जिम्मेदार है, आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी फाइनेंस उसका बोर्ड का मेंबर नहीं होगा। ये कौन सी नई चीजें हैं? आप इस अदारे को कह रहे हैं कि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इसको नैब या एफआई टच नहीं कर सकेगा। मैं तो यानी पजल्ड हूं कि हम क्या किधर जा रहे हैं। और अगर इन्होंने ये, आप सबसे पहले तो हम पार्लियामेंट में जब तक है इस बिल को, हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। ठीक। और नंबर 2, अगर इन्होंने इस बिल को किसी वजह से, किसी बुलडोज करके जो इनके स्टाइल हैं, पास करवा लिया, मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आपको मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि इसमें से जो बेशतर मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो अमेंडमेंट्स हैं, हम वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको रिवर्स करेंगे। अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी, हम उसको रिवर्स करेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपके व्यूअर्स के साथ। भाई आप मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, आप यानी वो अपने विंस में चलाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, वो पाकिस्तान में जो मर्जी अवाम की तबाही हो जाए और वो फैसला करेगा। वो कौन है? ठीक, बिल्कुल वो आपने दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान के पूरे सेटअप का हिस्सा है। जी डॉक्टर साहब, अब चूंकि वक्त हमारे पास जो है वो वॉइस बहुत रॉय लिमिटेड होगा, है, और वो बाहर से डिक्टेशन लेगा। अगर वॉइस आप रॉय होगा, डिक्टेशन बाहर से लेगा। अगर आप ये नहीं इजाज़त है, ये दें। एक्सेप्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुल्क के फैसले करने वाले अदारे जो हैं वो मुल्क के मुफाद करने चाहिए। गैर मुल्की जो अदारे हों या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, उनकी मर्ज़ी के मोहताज नहीं होने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरे ख्याल से चूँकि वक्त की कमी है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आप सियासत की तरफ अगर रुख करें हम, डॉक्टर साहब अगर जी आप इजाज़त देंगे तो। जी पीडीएम जी, में प्लीज प्लीज। पीपल्स पार्टी के आसफ जरदारी ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को इस्तीफ़ों के साथ मुंसलिक कर दिया। इस रवैये को कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ उन्होंने आपसे भी, आसफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि आप वोट डालने क्यों नहीं आए, और ये मुतालबा कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। हाउ डू यू सी दिस होल सिनारियो जो पीडीएम के अंदर हुआ? देखें, वो चूंकि पब्लिक हो चुका है, तो मैं इस पे कमेंट कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। और जरदारी साहब गालबन ये भूल गए हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जयाउल हक के ज़माने में बाहर रहीं, और जब तक हालात
मुनासिब नहीं थे, वापस नहीं आई। फिर मोहतरमा जो है वो 99 से पहले मुल्क से बाहर थी, कू होने से पहले, और फिर वो करीबन 8 साल के बाद पाकिस्तान आई। खुद जरदारी साहब 2-2.5 साल अमेरिका में रहे और वो वापस नहीं आए। उनकी वापसी पे मेरी उनसे पहले, जाने से पहले भी दुबई पे मुलाकात हुई, वापसी पे भी सेकंड उस वक्त हो रहा था, इमरजेंसी पाकिस्तान में मुशर्रफ लगा रहा था जजों को निकालने के लिए और हाउस अरेस्ट करने के लिए। उस रात मैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ जरदारी साहब की डिस्कशन हो रही थी कि बीबी चूंकि दुबई आई थी, पाकिस्तान जा चुकी थी, और वो कारसाज वाला जो वाकया हो जी चुका जी था, तो वापस जी आई जी। थी। हम ये डिस्कस करते थे वापस जाए ना जाए। तो इसमें इस हवाले से, और मियां नवाज शरीफ की हेल्थ की कंडीशन सबको पता है। या तो हो ना, अगर जरदारी साहब 1200 किलोमीटर कराची में बैठ के वहां से वीडियो लिंक पे अपना काम कर रहे हैं, तो अगर मियां नवाज शरीफ को चंद हजार, 4-5 हजार मील दूर बैठ के वही काम करे, तो उसमें तो एक तो वो कोई डिफरेंस नहीं है। वो उसको बुनियाद बनाना मुनासिब नहीं है। सबसे पहले उनकी हेल्थ, उनकी जिंदगी, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उम्र शिदर अता करें। जी जी। और फिर उन्होंने, अगर यही करना होता तो 2018 में अपनी अहलिया को इस तरह मर्ग पे इतनी सीरियस थी, वर्चुअली वो यानी कोमा में थी, तो वो उस वक्त वापस ना जाते। उनको नहीं पता था कि एयरपोर्ट पे उतरते मुझे और मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो उससे पहले 150 पेशियां ना भुगतते, वो करीबन 1.5 साल सजा ना काटते। और आज दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है बुखारी साहब, कि जो आप जैसे शौकत सदीकी का स्टेटमेंट ले लें, आप जज अरशद मलिक के वीडियो मैसेज ले लें, आप जो है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज का 2-3 दिन से सुहेल वड़ाई साहब का इंटरव्यू चल रहा है, वो देख लें कि जी ये सारे का सारा जो ड्रामा था, ये मियां नवाज शरीफ को यानी हुकूमत, वजारत उज़्मा से निकालने के लिए किया गया। और दोनों फैसलों में 3 केस थे उनके उनके हवाले से। हालांकि एक ही जो क्राइम है या जो एक ही एलिगेशन है, उस पर 3 केस नहीं बनते। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ जी जी कि जी। अगर एसिड बियॉन्ड सोर्सेज का केस मियां नवाज शरीफ है, तो एक ही होगा, 3 नहीं होंगे। ये मुझे नहीं समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 3 फैसले दे दिए। और जो 3 फैसले दिए गए, उसमें एक में क्विट हो चुके हैं, दोनों में लिखा है कि उनमें कोई जो सरकारी, जो 9A4 है हमारा नैब ऑर्डिनेंस का, कोई सरकारी यानी माल में कोई गबन, कोई करप्शन, कोई बददयांती, वो कोई साबित नहीं हुई। ये दोनों फैसलों में लिखा है, उनके जज मोहम्मद बशीर के भी और जज मरहूम अरशद मलिक के भी। ठीक। तो इसका मतलब है कि आपने उनको मुल्क से निकालने के लिए, पहले वजारत उस्मा से निकालने के लिए, जब कुछ नहीं मिलता कामे पे निकाल दिया। यानी 10,000 दिरहम आपने और डॉक्टर रिसीवेबल है साहब, आप उसको नहीं इत्तेफाक करेंगे इस डिक्लेयर। बात से कि ये पहला केस है कि जिस चीज की प्रे नहीं की गई पिटीशन में, उसके ऊपर सजा दी गई जी, है। मैं तो कह रहा हूँ जी कि ये सारी जो जेटी का बनना था, ये सारे का सारा ड्रामा प्लान था, ये 2014 से शुरू हो चुका था। इसका जो बुनियाद रखी गई थी वो 2011 में रखी, 10-11 में रखी गई थी, जब मीनार पाकिस्तान में पीटीआई जो 2-4 सीटों की पार्टी थी, उसको करोड़ों रुपए एजेंसी से लगा के उसका एक पम्प शो किया था। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि 2014 में, अभी तो हमें साल हुआ था आए हुए जी, करीबन 14 महीने, और आपने धरना दिलवा दिया, और उस धरने में 126 दिन लग गए। हमने नेगोशिएट करके उठाया, फिर इनकी मर्जी का जस्टिस दांसो मुल्क लेके आए। वो जब उनका फैसले इनके खिलाफ है, तो उनका जी वो तो हमारा सियासी बयान था। यानी आप मुल्क की यानी इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाया। आपने सी पैक को करीबन 1.25 साल 1.5 साल डिले किया। हमने वादा किया था 5 साल में हम बिजली पाकिस्तान में वापस लाएंगे। हमें एलएनजी के 3600 मेगावाट की अर्जेंट प्लानिंग करनी पड़ी, उसकी वजह से, डिले की वजह से। यानी आप क्या तमाशा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो बात यह है जी कि ये सारे का सारा जो ड्रामा हुआ है, इसका नुकसान 22 करोड़ आवाम को हुआ है, इसका नुकसान पाकिस्तान को है। तो जरदारी साहब को मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं था कि वो अपनी भी माजी को देख लेते। तो उनको ये मियां नवाज शरीफ को इसके अगर उन्होंने नई रेजिग्नेशन देनी, वो उनकी शुरू से रेजिस्टेंस है, तो अलग बात है, लेकिन इसको जवाब बनाना मुनासिब नहीं था। दूसरी जो बात की कि मेरे वोट की बात है, वो मेरा ख्याल है कि बड़े इन्फॉर्म्ड होते हैं और बड़े अप टू डेट होते हैं। वो गालबन भूल गए कि 2018 में साकिब निसार ने जहां इतनी कारस्तानियां की पाकिस्तान में, वो एक ये भी थी कि मेरा जो नोटिफिकेशन था यानी इसका सेनेट में मेंबर, सेनेटर री इलेक्ट होने का 2018, उसको सस्पेंड करके हुए। फिर उसी चंद महीनों में मेरा पासपोर्ट जो वैलिड था, वो उसको कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ मुशर्रफ का एक्सपायर्ड पासपोर्ट उन्होंने वो जो उसको रिन्यू करवाया। मेरे घर को इस हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया। मुशर्रफ का जो घर था, उसको साकिब निसार ने कहा जी खुला के वो तैयारी करें, उनकी सफाइयां करवाएं नईम बुखारी साहब। ये इस मुल्क में जो डायकॉटमी है, ये नहीं चलेगी।
एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर साहब तो फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बात यह है कि वो उनकी, मैं अगर होता भी तो मैं तो वोट डाल नहीं सकता था। एक दूसरा, हमने वो लोग, पीपल्स पार्टी हमसे टोटली कनेक्टेड थी, हमारी एक्टिव कम्युनिकेशन थी जब तक यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर नहीं बने। अगर ठीक। हमारे वोट 83 ना होते तो वो सेनेटर नहीं बन सकते थे। बिल्कुल ठीक। अगर हमारे वोट, मेरे वोट के बगैर, उनकी मेजोरिटी 49 वोट हैं और संजानी साहब के 48 है, वो फ्रैंकली जो 7 वोट उन्होंने जो रिजेक्ट किए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, उसने बहुत ही उसमें बददयानती है। और आई एम श्योर अल्लाह ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला रिवर्स होगा, क्योंकि वो भी इनकी अपनी प्लानिंग और इनकी अपनी गलत स्ट्रेटेजी है। इन्होंने चंद लोगों जिस पे ये इनको शक था, तो इन्होंने कहा कि आप सैयद पे मोहर लगा दें, आप यूसुफ पे मोहर लगा दें, आप रजा पे मोहर लगा दें, गिलानी पे। ये सारा कुछ तो मेरे ख्याल में मंजर आम पर आ चुका है कि किस तरीके से सेनेट के सेक्रेटरी का बयान जो है वो वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने कहा था कि ये वोट ठीक है। नहीं, वो वैसे भी बॉक्स बने हुए, उसमें डिवाइडर भी नहीं है। बिल्कुल ये ठीक होता है है ना जी कि आप वर्टिकल लाइन का डिवाइड कर दें, ये बॉक्स है उसके अंदर लगाना, वो भी नहीं है। ये पूरे का पूरा जो ब्लॉक है दोनों नामों का, वो पूरे का पूरा बॉक्स है। उसके अंदर जहां मर्जी, जो आपने कहा कि सेक्रेटरी सेनेट भी कह रही कहीं मोहर लगा दें, तो ये तो गलत है। तो वो इलेक्ट हो गए, लेकिन इलेक्ट किससे हुए? हमारे 17 वोट से। बिल्कुल ठीक। अगर हमारे 17 वोट ना होते, हमारा एक वोट जो है वो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, जो एक कैंसिल हुआ, दोनों को 2 उसमें मोहरें थी दोनों को, तो वो रिजेक्ट हुआ, वो जेन्युइन रिजेक्शन है। 7 वोट गलत रिजेक्ट हुए हैं। अपना गिलानी साहब ने 49 लिए हैं, संजानी साहब ने 48 लिए हैं। सो इसके कामयाब उम्मीदवार ये हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमारे 17 वोटों से हुए। अगर ना होते तो फिर तो वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते थे, बल्कि सेनेटर नहीं बन सकते थे। तो मैं समझता हूं कि वो उनका बिल्कुल ही, मैं नहीं समझता कि किस मूड में थे या उन्होंने ये क्यों कहा, लेकिन बहरहाल जो भी है वो उनकी अपनी ओपिनियन है। मैंने क्लैरिफाई कर दिया था जी। ठीक मैंने है। उस जब जरदारी साहब की बातें, तो 1 मिनट के गैप से आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसे लगता था उनको लीड मिली हुई है और उनको भी लिंक दिया हुआ किसी को, वो 1 मिनट के कुछ गैप पोर्शन आपकी गुफ्तगू का सुनवा दिया और बाकी का गायब कर दिया। और जो मेरी जो बात थी, जो मैंने कुछ जवाब दिया, वो एक भी चीज नहीं आई। तो बहरहाल वो कोई बात नहीं। तो मैं तो समझता हूँ जी कि पीडीएम का फ्यूचर इंटैक्ट है, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि हम सब इकट्ठे चलें, 10 की 10 जमातें इकट्ठे चले। और अगर खुदा ना खास्ता वो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किसी वजह से उनको यानी रोका या कोई उनका कोई डिपार्चर हुआ, तो ये मूवमेंट जो है, ये एक असूली, एक आईनी रेस्टोरेशन की, एक पार्लियामेंट की बालादस्ती की, एक सिविल सुपरमेसी की है। तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो ख़त लिखा है नेशनल असम्बली के स्पीकर को कि आप पार्लियामानी कमेटी एक बना दीजिए इंतखाबी रिफॉर्म्स के लिए, क्या आप समझते हैं कि सही मूव है? आप तो चूँकि 18वीं तरमीम से लेके और उसके बाद में भी होने वाली तरमीमों का हिस्सा रहे हैं, पूरी तरह से समझते हैं कि इस असम्बली का प्रोसीजर क्या होता है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे अमेंडमेंट्स होती हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या ये तरीका मुनासिब है? ये जी जो हमने जो 9 लॉज थे पाकिस्तान में, 9 कवानीन के तहत पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलेक्शन होते थे, 1976 से ऑनवर्ड्स, ठीक, मुख्तलिफ औकात में। हमने भी पार्लियामानी कमेटी बनाई थी, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में 2016 में। हमने छोटी से छोटी पार्टी, 1 मेंबर पार्टी को भी रिप्रेजेंटेशन उसमें दी, करीबन 26 मेंबर थे जहां तक मुझे याद है। और उन लोगों ने, नॉर्मली आपका कोई मिनिस्टर ऐसी पार्लियामानी कमेटी का सरबराह नहीं होता, उनों की मेजोरिटी ने, इवन अपोजिशन समेत, मुझे कहा कि जी आप चेयरमैन बनेगा तो ये काम कहीं पाया तकमील तक पहुंचेगा। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की इजाजत से उसकी चेयरमैनी एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक। और ये थी पार्लियामानी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और ये जो हमने तकरीबन साल से ज्यादा एक्सरसाइज की, एक नया कानून दिया मुल्क में और उसको कंसोलिडेट किया, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। एक ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। एक कंपनी लॉ 1984 को जो हमने रिवाइव करके एक नया कानून दिया था, 2017 कंपनी लॉ, ये 2 बहुत बड़े बड़े यानी लेजिस्लेशन के काम मुस्लिम नून से अल्लाह मियां ने लिए। ये इन्होंने पहले जो है इलेक्शन अमेंडमेंट जो बिल 2020 डाला है इस हुकूमत ने, वो तो सिर्फ नेशनल असेंबली में डाला था और इनकी पूरी कोशिश थी कि उसको जल्दी से बुलडोज करें।
तो मैं तो पब्लिक मैसेज देता हूँ। मुझे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आने से इमरान न्याजी साहब को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि मैं शीशा दिखाता हूँ, मैं हकायक बताता हूँ, मैं माजी बताता हूँ, मैं इनकी गलत कार्यों को पर्दा उठाता हूँ। तो मेरी ही ट्वीट थी कि जी ये इलेक्टोरल अगर रिफॉर्म में है तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल ने एक भरपूर काम किया था, आपको एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी होगी। हमने अपने मेंबर्स को भी ये राय दी कि आप उसमें जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर की, जिसमें ये इलेक्शन लॉ पे अमेंडमेंट पे बात हो रही थी, आप वहां रेज करें। ठीक। ये उसके नतीजे में इमरान न्याजी साहब ने ये लिखा है कि ये अदरवाइज डायरेक्शन ठीक है कि पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए जिसमें नेशनल असेंबली सेनेट वो भरपूर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और उसके बाद जो भी उनको समझ आए फिर उस पर वो अमल दरामद करें, ताकि बाद में हाउसेज में जाके प्रॉब्लम ना हो। तो इन्होंने हमारा तरीका अडॉप्ट किया है। जी मैं कह रहा था कि ये इन्होंने मेरी जो ट्वीट थी, ये इन्होंने कंपनी लॉ में भी 15 बड़ी डेंजरस किस्म की अमेंडमेंट्स की थी पिछले साल, उस पर भी मैंने बड़ा चीखो पुकार की थी, एक आर्टिकल भी लिखा फ्राइडे टाइम्स में। उसके बाद फिर इन्होंने 14 वापस ली थी। तो ये भी हमारी हमारी ही एक्चुअली है सजेशन कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ भाई। जिस एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये इस कानून 2017 दिया था इलेक्शन लॉ, अगर इसमें कोई रिफॉर्म करने है, लेकिन आई स्मेल ए रैट, इसमें बदनीति मुझे लगती है कि 2018 के इलेक्शन जो थे वो एक हर दफा एक नया टूल यूज होता है। वो था रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम आरटीएस, वो जो कई घंटे डाउन हो गया था, वो खराब हो गया, कई घंटे वो चला नहीं, पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए गए और इलेक्शन चोरी कर लिया। 10 का भी उसकी एक मिनीएचर है कि धुंध में बंदे गायब कर लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, जो मेन आइडिया जो कहते हैं जी वो लाओ, वो कई सौ अरब खर्च करके वो एक टूल होगा इलेक्शन चोरी करने का, एक टेक्नोलॉजिकल इलेक्शन चोरी करने की, नेक्स्ट चोरी करने की, इलेक्शन चोरी करने का प्लान बनना है पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब वो मैं समझ गया आप जी जो फरमा रहे हैं, इसलिए कि हमने देख लिया 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था। मुझे आप ये फरमाइएगा कि ये जो हुकूमत के 3 वुज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा रिज़ाइन कर दे, ये कभी सुना है आपने दुनिया में इस तरह के मुतालबे होते हुए कि हुकूमत जो है खुद अपने एक रियासती इदारे के खिलाफ इस किस्म का मुतालबा कर दे? ये बुखारी साहब, ये मुतालबा गैर आईनी है, ये मुतालबा गैर कानूनी है। जो गैर इंडिपेंडेंट इखलाकी भी है अदारा मेरे है, ख्याल से। गैर इखलाकी, इनमें इखलाकियात का तो कोई मसला ही नहीं है जी। इनको पाकिस्तान में इखलाकियात को तबाह करने वाला जो सेहरा जाता है वो इस पार्टी को और इसके लीडर को जाता है। ओए तोए, बुरे अल्फाज, गाली गलोच वो आम आम है, और झूठ इतना कि इतना बोलो कि लोग सच समझने शुरू कर दें, मैं उस पर नहीं बात करता। तो ये कोई भी उनसे डिमांड नहीं कर सकता। देखिए हमारे जमाने में हमें भी पता था कि फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है, इसमें ये पार्टी फारग हो सकती है पूरी की पूरी। व्हाट टू टॉक, इमरान न्याजी और जो सिग्नेटरी हैं वो तो होंगे ही फारग। तो हमने तो कोई प्रेशराइज नहीं किया इलेक्शन कमीशन को अपने 4 सालों में कि जी ये हमारे खिलाफ धरने करते हैं, आप इनका फैसला करें। तो आपने देखा कि 2018 में, यानी अब 7वां साल शुरू हो चुका है। तो बात यह है कि उस वक्त इनको बहुत पसंद थे ये जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इमरान न्याजी साहब की यानी पसंद के हैं। ये इन्होंने जो अपोजिशन लीडर को पैनल दिया खत में, वो फर्स्ट पार्टी इनके लिए थी, इनकी जो ख्वाहिश थी, तो हमने उसी को इंडोर्स कर दिया। अब आपकी मतलब कि जब जरा डस्का में उसने कोई इंसाफ किया उस अदारे ने, तो आप चीखो पुकार कर रहे हैं, और वो भी गैर आईनी चीखो पुकार, गैर कानूनी। बाय द वे, इलेक्शन लॉ 2017 मैं आपको याद करवा देता आपके व्यूअर्स को भी, उसमें इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं कंटेम्प्ट की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, बिल्कुल हाई कोर्ट की पावर्स हैं उनके पास। और इनको चाहिए, मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि कंटेम्प्ट में इन तीनों वुज़रा को बुलाएं। माजी में 2 हुकूमतों के साथ ये हो चुका है कि इस तरह का बयान आया, इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्पाइन दिखाई, अपना आईनी जिम्मेदारी दिखाई और उनको बुलाया, और उन हुकूमतों को माजरत करनी पड़ी। ये क्या तरीका है कि आपको जो आप सब अदारों को कॉन्कर करना चाहते हैं, डार साहब उनको तकलीफ ज्यादा शायद इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन का अदारा वाहिद अदारा है जिसने स्टैंड ले लिया है, 2-3 फैसले ऐसे किए हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एक फैसला जी दस्का वाला फैसला उन्होंने किया, और उनका फैसला तो सारी दुनिया ने माना है, उनका फैसला किसने नहीं माना। और ये उस फैसले को देख के और आगे, चूंकि मेरा ख्याल है जी ज्यादा परेशान है फॉरेन फंडिंग केस में, ये 7 दफा छुप चुके हैं पिटीशन और रिट करके उसके खिलाफ, और स्क्रूटनी कमेटी को 2018 में
ये हुक्म था अपना एपेक्स कोर्ट का कि 1 महीने में फैसला करें। आज 3 साल हो गए। स्क्रूटनी कमेटी जो है ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो यानी दिनों का काम है किसी फॉरेंसिक ऑडिटर का कि ये बता के सारा कटा चटा सामने रख दे। लेकिन चूंकि ये गिल्टी हैं, वो तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब मोस्ट आपने लाइकली। फरमा दिया कि ये तो ओपन एंड शट केस है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं, चूँकि आप बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब के भी, कि पीडीएम अभी भी एक इफेक्टिव फोरम मौजूद है बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ जी कि ये एक इफेक्टिव फोरम है, एक असूली इसने अपना जिम्मेदारी उठाई हुई है। इसका देखें ये है क्या पीडीएम। पीडीएम हर पार्टी का अपना मंशूर है, हर पार्टी की अपनी सोच है, हर पार्टी की अपनी फॉलोइंग है, हर पार्टी का अपना एक रोड मैप है। ये बेसिकली जो जो कोर इश्यूज पे इकट्ठा हुआ है वो क्या है कि जी सिविल सुप्रीमेसी हो, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, सब तमाम अदारे आइन के अंदर रह के अपने हल्फ के तहत अपना काम करें, कोई लेग पुलिंग ना हो, कोई इंटरवेंशन ना हो, यही है ना जी। और मैंने इस पीडीएम की मीटिंग में एक ऐड किया है। मैंने कहा अगर ये चीजें आप करेंगे ये काफी नहीं है, पाकिस्तान में इसमें ऐड करने के पाकिस्तान में फिजिकल डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक। वो बहुत जरूरी है। और उसका हमने अमली तौर पर मुजाहरा किया। लेकिन हमसे पहले 2013 से पहले वज़ीर आजम के 40-40 अरब डिस्क्रिशनरी फंड थे। हम पहली हुकूमत है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की कॉन्सेंट के साथ मैंने 5 दिन में जो बजट दिया, जो डिस्क्रिशनरी फंड था, स्वाब दी थी फंड, प्राइम मिनिस्टर जीरो था। अपने हमारे फेडरल मिनिस्टर को हमने जीरो किए। तो अगर हमने वो किया है तो वो जो फिजिकल डिसिप्लिन है हर अदारे पे, हर अदारे के सरबराहान पे, हर 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 एक के लागू होगा। वो आप मैंने इस पीडीएम की मीटिंग में ये मैंने एम्फेसाइज किया कि इसको आप अपने चार्टर, अपनी डिमांड, अपने गोल्स का हिस्सा बनाएं कि सिर्फ उस सिविल सुप्रीमेसी से, पार्लियामेंट की बालादस्ती से, अपने भी ओथ के अंदर रह के काम नहीं चलेगा। ये भी जरूरी होगा फिजिकल डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी। आप इसको ऐड करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, मैं अल्लाह के घर में मुझे बहुत उम्मीद। और मैंने देखा है जी 2013 में जिसको मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री कहा था, वो अल्लाह के फजल से G20 की उसको नवीद मिल गई 3 साल में। तो इसका फ्यूचर है। इस मुल्क को मिस गवर्न किया जा रहा है, इस मुल्क का माफिया अवाम को लूट लूट के वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। गुर्बत पीक पे 6% हमने। आपने हमारे लिए बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी रब्ता रहेगा। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।